नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वननोट क्लासेस में। तो आज हम अब पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसको भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलते हैं हम क्लास में। ये अपने पॉलिटी के सीरीज में 11वां वीडियो है, ठीक है, 12वां होगा, सॉरी, क्लास 12। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें कवर करेंगे। परिचय हम पढ़ते हैं इसके। नीति निर्देशक तत्व वह मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसका पालन करना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, ड्यूटीज होती है स्टेट की कि स्टेट क्या क्या करेगा सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, और ये अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये स्टेट की है कि ये आगे से ही पहल करेगा कि लोगों को ये चीजें मिलना चाहिए। ठीक है, समाज कल्याण के लिए, लोक हितकारी के लिए। ठीक है, समाजवादी ये कंसेप्ट है। समाजवादी कंसेप्ट में क्या होता है कि स्टेट क्या करेगा, क्योंकि देखो जो डीपीएसपी है वो बेसिकली जो समाजवाद शब्द जोड़ा गया हमारे संविधान में उसकी ही व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या कैसे करता है कि समाजवाद सीधा सीधा बात है कि संसाधन, ठीक है, संसाधन का मतलब कुछ भी होगा, कुछ भी देख लो, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, ठीक है, या फिर आप विनिर्माण के क्षेत्र में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लो, ठीक है, या फिर समाज कल्याण, या फिर आप देख लो महिला बाल विकास। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो समाज कल्याण के विषय हैं उनके बारे में कानून बनाना या फिर उनके लिए योजना बनाना और उनको क्रियान्वयन करना, ये किसका काम है, स्टेट का काम है। ठीक है, तो समाजवाद का ही मतलब ये है कि इन विषयों के बारे में, ठीक है, कानून या फिर योजनाओं का निर्माण, ठीक है, उनका विनियमन, ठीक है, निर्माण, विनियमन और विनियमन का मतलब होता है कि आप इसको कैसे रेगुलेट कर रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, संसाधनों का, संसाधनों के बारे में निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का विनियमन करना या फिर योजनाओं का विनियमन करना या फिर संसाधनों का विनियमन करना और संसाधनों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, ये किसका काम है, स्टेट का। ठीक है, तो इसी को ही हम समाजवाद कहते हैं। तो ये क्या है कि समाजवाद को फुलफिलमेंट करने का टूल है। ठीक है, क्या, डीपीएसपी। और डीपीएसपी को कौन रेगुलेट करता है, स्टेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है डीपीएसपी में। तो परिचय क्या है इसका, क्योंकि ये इसका पालन, उद्देश्य क्या है इसके, लोक हितकारी राज्य बनाना। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में आप क्या करना, क्या करोगे, नीतियां बनाओगे, और समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि समाजवादी समाज क्या होता है। समाजवादी समाज में स्टेट की ही मैक्सिमम भूमिका होती है। ठीक है, कि उनको जनरल पब्लिक को संसाधन अवेलेबल करवाना, और संसाधन भी किस तरीके से अवेलेबल करवाना। ठीक है, इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, कानून बन रहे हैं नहीं बन रहे, या फिर योजनाएं लानी है नहीं लानी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना नहीं करना, ये सब किस कौन देखता है, स्टेट देखता है। किसमें, समाजवादी समाजवादी समाज के अंदर। ठीक है, ये तत्व संविधान की उद्देशिका में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का मार्ग प्रदान करता है। तो हमने प्रियम्बल में एक चीज देखी थी, समाजवाद। ठीक है, तो सोशलिज्म का जो लक्ष्य है उसको फुलफिलमेंट कौन करता है, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में वो चीजें दी गई है
जिसके माध्यम से ही समाजवाद का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। उद्देश्य क्या है डीपीएसपी को लाने का? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना, ठीक है, समाज में। इसके अलावा सभी नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की बुनियादी सुविधा उन्हें अवेलेबल करवाना, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करना और समाज में समानता लाना, ठीक है। मुख्य सिद्धांत क्या है इसके? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक और प्रशासनिक। आर्थिक सिद्धांत में क्या क्या है? रोजगार देना, शिक्षा देना लोगों को, स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाना, समान वेतन सुनिश्चित करना, ठीक है। समाज सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत कौन कौन से? कमजोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना। और प्रशासनिक सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये क्या है कि डीपीएसपी के जो मेजर प्रिंसिपल्स है वो 3 तरह के हैं, ठीक है। और सोशल वेलफेयर में आ गए अपने कि वृद्ध जन हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, ठीक है, या फिर विशेष रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए क्या करना? स्पेशल प्रोविजन लेके आना ताकि वो समाज के मेन स्ट्रीम में आ सके, ठीक है। महत्व क्या है डीपीएसपी के? डीपीएसपी जब मैं बोलूँ तो आप समझ जाना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का इंग्लिश में ही ऐसे ये शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये कल्याणकारी राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। सरकारों को इन तत्वों का पालन कर नीति बनानी चाहिए जो समाज के समग्र विकास को ध्यान में रख सके, ठीक है। ये सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के दिशा निर्देशक है। तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि कल्याणकारी राज्य स्थापित करना और सरकारों को इन तत्वों का जो जो तत्व इसमें डीपीएसपी में दी गए हैं उसका पालन करके नीतियां बनाना चाहिए, ठीक है। और नीतियां कैसी बनाना चाहिए ताकि जो समाज है उसका क्या हो सके? समग्र विकास हो सके, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट उसका हो सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसका हो सके, ठीक है। संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण क्या था डीपीएसपी को लेके? डॉक्टर अंबेडकर इसको अनोखी विशेषता मानते हैं, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद, इसका उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ने और अंबेडकर ने अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं किसके लिए? डीपीएसपी के लिए। एनफोर्समेंट कौन करेगा? प्रवर्तन कौन करेगा इसका? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। अगर नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर सरकार या फिर राज्य अगर इसके बारे में नीति नहीं बनाता है, ठीक है, नीतियां नहीं बनाता या फिर संसाधनों का वितरण नहीं करता है, तो इसके बारे में आप कोर्ट में रिट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता इसको, क्योंकि ये क्या होता है, ये जब संविधान सभा में डिस्कशन चल रहा था इसके बारे में तो यही बात आई कि ये परिवर्तनीय है या नहीं है, ठीक है। एनफोर्समेंट हो सकता है इनका या नहीं हो सकता। राज्य द्वारा करने वाले जो नीतियां होती है, योजनाएं होती है, उनको लेके हम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि स्टेट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या करेगा? नीतियां बनाएगा। तो अगर मान लो कोई ऐसा टाइम आ जाए अनफॉर्चुनेटली और संसाधन नहीं हो इस राज्य के पास में, तो कहां से नीति बनाएगा? तो इसीलिए क्या क्या किया गया है इसको इसको परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसका दावा नहीं कर सकते जनरल पब्लिक, ठीक है, कि स्टेट आपको प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा। ये क्या होता है? इसीलिए लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी होती है नेताओं की या फिर पॉलिटिशियन की या फिर स्टेट की, कि अगर आप काम करवाओगे तभी आपको फिर से चुना जाएगा। तो ये क्या होता है? ये अकाउंटेबिलिटी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे ही इनको रखा गया है, ना कि जस्टिसिएबल इसको किया है इन्होंने, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 26 36 से लेके 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में रखा गया है। सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। राज्य की जिम्मेदारी क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकारों को उचित प्रयास करने की आवश्यकता होती है और इन तत्वों को लागू करने में संविधान में निहित आदर्शों को वास्तविकता में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? महत्व है, ठीक है। आइवर जेनिंग क्या बोलते हैं इसके बारे में? उन्होंने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व फेबियन समाजवाद की स्थापना की दिशा में कार्य करते हैं।
तो फेबियन समाजवाद का मतलब ये होता है कि समाज का विकास अ, समाज का विकास कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे समाज का विकास होना चाहिए। आप समाज के विकास में रेडिकली चेंजेस नहीं ला सकते। तो फेबियन का मतलब भी यही होता है कि आप ग्रेजुअली क्या करोगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट करोगे। सोसाइटी का डेवलपमेंट ही ग्रेजुअली होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ करें, ठीक है, नहीं। तो धीरे 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 एज पर अकॉर्डिंग रिसोर्सेस आप क्या करोगे, नीतियां बनाओगे, और उसी से क्या होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और इंक्लूजन, सोसाइटी में इंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें फेबियन समाजवाद के माध्यम से स्थापित करने की बात की गई है आइवर जेनिंग ने। और इसका उद्देश्य सामाजिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर आधारित होता है, ठीक है। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांत और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति, ठीक है। तो ऐसे कौन से प्रोविजन है जो गांधीवादी सिद्धांतों और सामाजिक न्याय की व्याख्यायित करते हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत और सामाजिक न्याय की परिकल्पना होती है नीति निर्देश तत्वों में, और ये तत्व समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम करते हैं, ठीक है। संविधान निर्माता का उद्देश्य क्या है, भाग 4 में नीति निर्देश तत्वों का उद्देश्य समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना था। इसका लक्ष्य समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, ठीक है। अब आते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनविल नहीं है, क्या है ये, ग्रेनविल है, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन का दृष्टिकोण क्या है नीति निर्देशक तत्वों को लेके, नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक क्रांति की झलक मिलती है, ठीक है। इनका उद्देश्य भारतीय जनता को सकारात्मक स्वतंत्रता दिलाना है। ऑस्टिन यह भी मानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की विषय वस्तु उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति की देन है, ठीक है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का यह मानना था कि ये एक सामाजिक क्रांति है, सकारात्मक स्वतंत्रता और उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति किसके माध्यम से लाया गया, डीपीएसपी के माध्यम से। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व, तो इन दोनों का हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, ठीक है। संविधान की आत्मा कहा गया है जो समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करने का मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है, किसको, डीपीएसपी को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभाव, ठीक है, आयरलैंड का प्रभाव, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिलती है, 1937 में से लिया गया है, और सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, ठीक है। बीएन राव 1946 में ये क्या थे, भारतीय संविधान के सलाहकार थे, ठीक है। इस संदर्भ में आयरलैंड के संविधान का उल्लेख किया गया है। स्पेन और लिंचेस्टाइन का प्रभाव, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान के नीति तत्व स्पेन के संविधान से प्रभावित थे, तो आयरलैंड का भी कहीं से लिया गया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। जिसमें परिवार और अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया। तो कहने का मतलब है जो बेसिक वैल्यूज होती है वो सबके समान होती है, चाहे अब हो सकता है स्पेन भी कहीं से उधार लिया हो, ठीक है। तो ये क्या है कि उधार का मतलब है कि कॉपी करना, सीधी बात है, ठीक है। तो जो वैल्यूज होती है पूरी दुनिया की एक ही होती है, जैसे मान लो कि मदद करना। अब मदद तो आप पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी के मन में आ सकता है, ठीक है। जैसे मदद के अलावा परोपकारिता हो गई, ठीक है, या फिर किसी का सम्मान करना, ठीक है, या फिर दया करना, तो ये सारी चीजें क्या आती है, वैल्यूज में आती है, ठीक है। तो ये कहीं से भी, हाँ, ये बात होती है कि आप उस कड़ी में बाद में आए हो, ठीक है, तो आपने बाद में उसको अडॉप्ट किया। कुछ लोगों में जागरूकता पहले आई तो उन्होंने पहले अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो विचारों की बात होती है। तो इसके अलावा लिंचेस्टाइन 1921 में संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो लिंचेस्टाइन में भी 1921 में ही उल्लेख कर दिया इन्होंने, ठीक है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश, भारतीय संविधान में सभी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण नहीं किए गए, केवल कुछ विशेष तत्वों को ही इसमें शामिल किया गया है। इन तत्वों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया गया, अर्थात इन्हें अदालतों के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो, तो नीति निर्देशक तत्वों के वितरण और प्रकृति क्या है, परिभाषा पे आते हैं अपन हम। 36 आर्टिकल 36 क्या कहता है, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। भाग 3 के
आर्टिकल 12 में किस चीज की बात की गई? राज्य की परिभाषा की। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद और अन्य स्थानीय प्राधिकरण संस्थाएं शामिल होती है। यही परिभाषा किसमें दी गई है? भाग 3 मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 में और 36 में, दोनों में सेम परिभाषा दी गई स्टेट की। ठीक है, 12 में भी यही बात की गई है, राज्य में केंद्र राज्य सरकारों, राज्यों की सरकार है, उनकी संसद है और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी प्राधिकरणें सम्मिलित होती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? 36 में स्पष्ट किया गया कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये भी इसको संवैधानिक बनाया गया है। ये तत्व न्यायालय में किसी व्यक्ति के अधिकारों का सर्जन नहीं करते, यानी ये विवाद योग्य या फिर जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि व्यक्तियों के अधिकार नहीं है तो उनको सड़क मिलेगी ही मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सड़क उनके सामने सड़क बननी चाहिए या फिर गांव के लिए सड़क बननी चाहिए। ये क्या है कि ये अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, तो इनका क्या है कि स्टेट पे क्या है कि इनका प्रेशर होता है कि ऐसा, लोकतंत्र के अंदर यही तो बात होती है। लोकतंत्र में स्टेट को फ्रीडम दी गई है कि स्टेट अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे समाज कल्याण के और इसके अलावा जितने भी जो इंक्लूसिव के कार्य हैं वो सब सोसाइटी के लिए करवाएगा। ठीक है, तो जो लोकतंत्र की यही विशेषता होती है। इसी के माध्यम से ही जो नेता होते हैं वो तभी वोट मांगने जाएंगे लोगों के पास अगर उन्होंने काम करवाया वास्तविकता में। ठीक है, तो अगली बार जीते, नहीं तो ये पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, जवाब दे देती है। ठीक है, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से लिया गया है, जहां नीति निर्देशक तत्व को परिवर्तनीय नहीं माना गया। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीयता, चूंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इसलिए किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण इन तत्वों के आधार पर नहीं किया जा सकता। सप्रू समिति द्वारा 1945 में वाद योग्य और गैर वाद योग्य अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना किस किसने की है? कई विद्वानों ने नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न बनाए जाने की आलोचना की गई है। आइवर जेनिंग ने इन्हें पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र कहा है। ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए, सोसाइटी में समानता होनी चाहिए, सोसाइटी में बंधुत्व होनी चाहिए। तो लोग तो सोच सकते हैं बढ़िया बात, और ये बात भी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सोचने मात्र से काम नहीं होता। इसलिए क्या होता है, आइवर जेनिंग ने इनको क्या कहा है कि पुण्य आत्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है, तो सिर्फ सोचेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, संविधान के सदस्य के एम मुंशी भी गैर विवाद योग्य तत्वों को शामिल करने में तत्वों को संविधान में शामिल करने के खिलाफ थे। ठीक है, तो के एम मुंशी भी किस चीज की बात करते थे कि जस्टिसिएबल हो, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। ठीक है, राज्य के कर्तव्य क्या है? राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्रशासन में और विधि के निर्माण में इन तत्वों का अनुसरण किया जाए। 36 में यह बात की गई है। ये तत्व लोकतांत्रिक संविधान के तहत राज्य के उद्देश्य का संकेत और राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, न कि पुलिस राज्य की तरह कार्य करने का सुझाव देते हैं। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, अधिकांश नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, जो कि संविधान के उद्देश्य में परिकल्पित है। ये तत्व समाज में समानता और न्याय स्थापित करने की दिशा में काम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य के निर्देशक तत्व शासन के लिए मूलभूत है। ठीक है, तो 3-4 चीजें संविधान के जो अनुच्छेद है 37 में कही गई है। राज्य का कर्तव्य कानून बनाने में इन तत्वों का पालन करे, हालांकि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के पीछे अधिशासी राजनीतिक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी सरकार को इन तत्वों का आदर करना होगा। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो उसे जनता के सामने चुनाव में उत्तर देना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे इनको जस्टिसिएबल नहीं बनाया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज को अपनाने चाहिए। नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने वाले अधिकार ये ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है,
अब आते हैं हम अनुच्छेद की बात करते हैं। 36 राज्य की परिभाषा की बात करता है। 37 राज्य के निर्देशक तत्वों द्वारा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है, इसके बारे में बात करता है। नहीं है, ठीक है, सिर्फ नहीं है की बात करता है। राज्य 38 क्या करता है, 28 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। 39 क्या बोलता है, राज्य की कुछ नीतियों का उल्लेख जिसमें संसाधनों का उचित वितरण और सामाजिक वितरण और समानता सुनिश्चित करना शामिल है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मानवती दशाओं का उपबंध। 43 कम कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। 44 नागरिकों के लिए समान संहिता सिविल संहिता। 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 47 पोषाहार और लोक स्वास्थ्य का सुधार। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 एक मूल कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। और नए जो प्रोविजन है जो जोड़े गए संविधान में, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तो पहला वर्गीकरण क्या है कि आदर्श के रूप में नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, नीतियों के निर्माण के निर्देश तत्व कौन कौन से, और नागरिकों के अधिकार जो न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय नहीं है, ठीक है। तो आदर्श के रूप में कौन कौन से, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, आर्टिकल 38 के तहत। नीति के निर्माण के निर्देशक कौन कौन से हैं, संसाधनों का उचित वितरण, आर्टिकल 39 के तहत। राज्यों के अधिकार जो न्याय निर्णय नहीं है, समान सिविल संहिता, ठीक है, कॉमन सिविल कोड, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों का अधिकार जो न्याय निर्णय नहीं है, ठीक है। तो सिविल कॉमन सिटीजन कोड है ये, ठीक है। और आदर्श के रूप में निर्देश दिए गए हैं सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय। और नीति के निर्माण के निर्देशक तत्व कौन कौन से, संसाधनों का उचित वितरण 39 के अंतर्गत। राज्य के आदर्श के रूप में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 38(1) क्या बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा कौन, स्टेट। 38(2) राज्य व्यक्तियों और समूहों के बीच आय सुविधाओं की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि समानता लाने की इसमें कोशिश की गई है, ठीक है। और धन का एकत्रण राज्य नहीं होने देगा, ठीक है। तो क्या ये अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो स्टेट जैसे अभी कहा जाता है कि 25% लोगों के पास तो कितना परसेंट है, 90% पैसा है, ठीक है। और 75 लोगों के पास कितना है, 10% पैसा। तो असमानता तो वैसे भी स्टेट को इस क्षेत्र में कदम उठाना चाहिए और सख्ताई से काम करना चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, न्याय संगत और मानवोचित कार्यदशाएं प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। 43 किस चीज की बात करता है, राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य पोषण स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 ख और ग, राज्य इस प्रकार अपनी नीति का संचालन करेगा कि सामुदायिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटाओ जिससे हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो और धन और उत्पादन साधनों का केंद्रीकरण न हो जो समाज के लिए अहितकारी हो। राज्य की नीति निर्माण के निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, तो राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। राज्य द्वारा ऐसी नीति बनाई जाए जो समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों और मजदूरों के हितों की सुरक्षा करे, ठीक है। तो राज्य को ये क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला देंगे पॉलिसी बनाने के लिए
नागरिकों के ऐसे अधिकार जो न्याय निर्णय नहीं है, नॉन जस्टिसेबल राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है, ताकि इनको आधार बना के वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में किया जाएगा। तो ये स्टेट का क्या है, विवेकाधिकार है। आर्टिकल 43 ए, राज्य कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 ख, सहकारी समिति के उन्नयन के लिए राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड, राज्य भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 45 राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। 47 राज्य मादक पेयों और औषधीय प्रयोजनों के विभिन्न उपयोगों का प्रतिषेध करेगा। आर्टिकल 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से संगठित करेगा और उपयोगी पशुओं के वध का प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48 का है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 46 की चीज की बात करता है, राज्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, उन्हें सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय कलात्मक महत्व के स्थानों का संरक्षण करेगा। और 50 क्या कहता है, राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करेगा, ठीक है। नागरिकों के ऐसे अधिकार जो न्याय निर्णय योग्य नहीं है, ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं। आर्टिकल 29 का, प्रत्येक नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 घ, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होगा, ठीक है। अनुच्छेद ड और 6, नागरिकों को आर्थिक शोषण से बचाने का अधिकार है, ठीक है। 39 ड और 6। अनुच्छेद 6 च, ठीक है। तो ये तो क्या है कि ये च है और ये छ है, ठीक है। बालकों और अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से सुरक्षा पाने और गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्राप्त करने का अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 39 6, ठीक है। अनुच्छेद 39 का फिर से किस चीज की बात करता है, नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। अनुच्छेद 41 नागरिकों को काम करने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद इसी में ही किस चीज की बात की गई, नागरिकों को बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य आपदाओं की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी 39 के अंतर्गत ही, और ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें ही ये एक प्रोविजन है, ये दूसरा प्रोविजन है। इसमें ये पहला है और इसमें ये दूसरा है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्देश 42 के तहत निर्देश दिए गए हैं, 43 के तहत, 43 ख और 45 के तहत, ठीक है। 42 में किस चीज की बात की गई है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। 43 कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए काम की दशाओं का अधिकार देता है। अनुच्छेद 43 ख, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। आर्टिकल 45 किस चीज की बात करता है, 46 संविधान संशोधन 2002 के तहत राज्य को यह प्रावधान करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि वह सभी बालकों की 6 वर्ष की आयु तक बचपन की सुरक्षा और शिक्षा का प्रावधान करेगा। शिक्षा संबंधी प्रावधान कौन कौन से, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46। तो कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 देता है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शिशुअवस्था की देखरेख और 6 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान कौन करेगा, स्टेट करेगा। अनुच्छेद 46 बात करता है SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि का निर्देश कौन देगा, स्टेट। अब देखते हैं संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से तत्व जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39 ख, 39 च, 43 क और 43 ख, ठीक है, दो जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया 42 के तहत। अनुच्छेद 39 च जोड़ा गया, बालकों की शोषण से रक्षा
स्वस्थ विकास के अवसरों को सुनिश्चित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 43 क्या किस चीज की बात करता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48, एक मिनट, अनुच्छेद 48 का है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का कर्तव्य 42 में जोड़ा गया है, ठीक है। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। अच्छा, इसमें हम दो तीन संविधान संशोधन और देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 की बात है। तो इसमें जोड़ा गया था 38(2), ठीक है। तो इसमें व्यवस्था की गई थी कि जो राज्य आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। तो इसमें 45 अनुच्छेद 45 विषय वस्तु को बदलकर राज्य को प्रारंभिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये कब होता है? ये होता है 2011 के अंतर्गत। इसमें किस चीज को जोड़ा गया है? 43 को जोड़ा गया था इसमें। और बात की गई है राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण और कार्यों नियंत्रण और प्रबंधन को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें कही गई है। वे नीति नेतृत्व की आलोचना, तो वैधानिक शक्ति का अभाव है, ठीक है। तो इसको, ये बात किसने कही है? केटी शाह और केसी विहर, ठीक है। नीति निर्देश तत्वों की आलोचना करते हुए इन्हें अतिरेक, कर्मकांडी और लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है, ठीक है। इनके अनुसार ये तत्व सिर्फ धार्मिक उपदेशों की तरह है जिनका व्यवहारिक उपयोग सीमित है, ठीक है। तो केटी शाह ने तो इनको अतिरेक, कर्मकांडी बताया है, और केसी वियर ने, डीए नहीं है, ये है विहर, ठीक है। तो इन्होंने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र इन्होंने कहा। संवैधानिक टकराव के संतानव का मत है कि निर्देशक तत्वों के कारण केंद्र एवं राज्य, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अस्पष्ट और अव्यवस्थित है। इन तत्वों को आलोचकों ने अस्पष्ट और अतार्किक रूप से संग्रहित किया है। वे कहते हैं कि इनमें अस्पष्टता का अभाव है, स्पष्टता का अभाव है, जिससे इनका व्यवहारिक उपयोग मुश्किल है। अव्यवहारिक और अनुचित है। आलोचकों का कहना है कि निर्देशक तत्व एक प्रभुसत्ता संपन्न समाज में स्वाभाविक रूप से लागू नहीं किया जा सकते क्योंकि ये व्यवहारिक और अनुचित है। तो ये आलोचना की गई है इनकी। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? तो महत्व पे बात करते हैं। जनमत की शक्ति है, एक मिनट, जनमत की शक्ति है। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है जो राज्य को यह संकेत देती है कि इन तत्वों का पालन करना आवश्यक है। नैतिक आदर्श है। नीति निर्देशक तत्व
नैतिक आदर्शों का क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राज्य की नीतियों और कार्यों में शामिल किए जाने चाहिए। एक मिनट। संविधान की व्याख्या में सहायक होते हैं। नीति निर्देशित तत्व संविधान की व्याख्या में सहायक होते हैं और राज्य को सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधार और समानता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शासन के मूल्यांकन के आधार, राज्य की नीतियों और शासन का मूल्यांकन निर्देशित तत्वों के आधार पर किया जा सकता है। ये तत्व ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्वों में क्या क्या अंतर है? एक मिनट। मूल अधिकार नकारात्मक, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक। मूल अधिकार राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ निश्चित कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। ठीक है। मूल अधिकार बाध्यकारी है, जबकि निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा हम परिवर्तनीय है, जबकि निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है, जबकि निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। ठीक है। निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन राज्य की नीतियों पर निर्भर करता है। ठीक है। निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन जब राज्य उन्हें लागू करने के लिए विधि बनाता है, जबकि मूल अधिकार सीधे लागू रहते हैं। ठीक है। निर्देशक तत्व स्थगन की अवस्था, जब तक राज्य निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं करता तब तक ये स्थगित अवस्था में रहते हैं, जबकि मूल अधिकार सक्रिय रूप से हमेशा के लिए बने रहते हैं। ठीक है। निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण विचार और टिप्पणियां संविधान सभा और विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। ये टिप्पणियां निर्देशक तत्वों की सार्थकता और उनके क्रियान्वयन के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। यहाँ कुछ प्रमुख विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो केटी शाह ने क्या कहा है? केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के नीति निर्देशक एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। उनका मत था कि इन तत्वों का क्रियान्वयन राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है और ये निश्चित नहीं है। अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? अंबेडकर ने निर्देशक तत्वों की तुलना भारत शासन अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल और गवर्नरों को जारी किए गए आदेश पत्र के से की है। उनके अनुसार ये तत्व राज्य की नीतियों और कार्यों को निर्देशित करने वाले आदेश पत्र की बात है। ठीक है। आइवर जेनिंग साहब क्या बोलते हैं? आइवर जेनिंग ने नीति निर्देशित तत्वों के पीछे के दर्शन को फेबियन समाजवाद का प्रभाव बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समाजवाद का हिस्सा हटा दिया गया। उनके अनुसार नीति निर्देशित तत्व पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। ग्रेनवेल ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन साहब नीति निर्देशित तत्वों का समर्थन करते हुए कहा है कि इनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना। उनके अनुसार ये तत्व राज्य के सामाजिक और आर्थिक सुधारों का मार्गदर्शन करते हैं। टीटी कृष्णामाचारी इन तत्वों की आलोचना करते हुए कहा कि ये प्रमाणित करने योग्य भावना का कूड़ाघर है, जो भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण लेकिन व्यवहारिक रूप से इनका प्रभाव सीमित है। ठीक है। नेक्स्ट, सिब्बन लाल सक्सेना क्या बात करते हैं? इनको महत्वपूर्ण अध्याय बताया है और राज्य की नीतियों के प्रशासन के लिए सिद्धांत तैयार करेगा। उनके अनुसार ये तत्व राज्य की नीतियों और कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व संविधान के प्राण या सार तत्व है। हृदयनाथ कुंजरू इनको निर्देशात्मक तत्वों के अध्याय में शामिल कोई भी सिद्धांत अमूल्य नहीं है। केटी शाह निर्देशक तत्व बाह्य अलंकरण से युक्त खूबसूरत परिधान की बात की है, जिसके पास भंडार का अभाव है। नसीरुद्दीन अहमद शाह यदि पवित्र सिद्धांतों को बिना उचित ढंग से लागू किया गया तो यह नववर्ष के संकल्प की तरह होगा जो जल्दी ही टूट जाएगा। काजी सैयद करीमुद्दीन यह सिद्धांत असंसदात्मक है और संसदात्मक लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ठीक है। इसके अलावा अंबेडकर एस वी कृष्णमूर्ति ये समाजवादी सरकार के बीज के रूप में देखा गया है इन्हें। अंबेडकर साहब इन तत्वों में कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि निर्देशित तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना है।
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध है। कौन कौन से केस निर्धारित करते हैं? पहला है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राज्य, 1951 का एक केस है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मूल अधिकारों का अनुसरण नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता रखता है। ठीक है। गोलकनाथ वाले केस में कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। केशवानंद भारती वाले केस में 1973 का ये केस है। इसमें मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं बताया, बल्कि वे एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है। 25वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 31 जोड़ा गया, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की स्थिति में परिवर्तन किया गया और कहा कि ऐसी विधि को अवैध नहीं घोषित किया जा सकता जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो। अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन 42 1976, इसमें कहा गया है कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ठीक है। मिनर्वा मिल्स में फिर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31 को असंवैधानिक घोषित किया, ये कहते हुए कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्तमान स्थिति क्या है इनकी मौलिक अधिकारों की, सॉरी डीपीएसपी की। ठीक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करना है, जबकि मौलिक अधिकार वे साधन है जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, योजना आयोग की स्थापना 1950 के तहत। ठीक है। देश के विकास को नियोजित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई है। भूमि सुधारों के लिए पहला संशोधन अधिनियम लाया गया था। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। ठीक है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, सरकार ने विभिन्न बोर्डों का गठन किया, जैसे अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। फिर आता है एक समान सिविल संहिता 44 के तहत सरकार ने हिंदू कोड बिल और मुसलमानों के लिए उत्तराधिकारी विवाह और तलाक संबंधी कानून बनाए। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 के तहत सुनिश्चित किया। SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 46 में नौकरियों में सीटों का आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में। 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। 90वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है। ठीक है। 89 कौन सा है? 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा पृथक आयोगों का गठन किया गया। ठीक है। किनके लिए पृथक आयोगों का गठन किया था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग इनको किया गया था। पहले क्या था, ये एक ही था। ठीक है। पहले क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक ही था। ठीक है। लेकिन 89वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003 में आया था, ये इसमें क्या है कि दोनों जो कास्ट है, जो जातियां हैं, उनके लिए अलग अलग बोर्ड बनाया। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार अनुच्छेद 47 के तहत सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, दोपहर के भोजन की योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाई गई है। ठीक है। वन्य जीवन एवं वन संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाए गए। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक अनुच्छेद 49, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1951 बनाया गया। विधिक सेवा का विभाजन अनुच्छेद 50 में, आपराधिक प्रक्रिया 1973 द्वारा कार्यकारी और विधिक सेवा का विभाजन अनुच्छेद 50 के तहत किया गया है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो ये किया गया है अनुच्छेद 51 के तहत। और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति और पंचशील की नीति अपनाई इसके तहत। ठीक है।
भाग 4 के बाहर के निर्देशित तत्व कौन कौन से? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, अनुच्छेद 335। सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा गया। मातृभाषा के शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, अनुच्छेद 350 के तहत, ठीक है। राज्य के भीतर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। हिंदी भाषा का विकास, अनुच्छेद 351 के तहत संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। निष्कर्ष क्या निकलता है? इन निर्देशक तत्वों का पालन न केवल नीति निर्माण में मदद करता है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और विकास में सहायक है। ये तत्व संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इनका क्रियान्वयन देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। और कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, किस किस जो संविधान सभा के सदस्य हैं उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, जस्टिसेबल है या नहीं है, राज्य की अकाउंटेबिलिटी को कैसे वो सुनिश्चित करेगा, और कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से नए राज्य के निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये सब हमने इस वीडियो में देखे हैं और क्लास में आपका लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।